नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलता बिहार। मैं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे हमारे देश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बारे में, जिनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं देश की जनताओं से भी और देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख से भी, क्या हमारे देश में जो जनप्रतिनिधि जो होते हैं उन्हीं लोगों में से एक को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है और उन्हीं जनप्रतिनिधि जो हमारे अनुभव वाले होते हैं उनको राज्यपाल बनाया जाता है। इन दोनों लोगों के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहली सवाल हमारा बनता है कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक जनप्रतिनिधि होते हैं जो जनताओं के द्वारा चुने जाते हैं। वो एक पार्टी विशेष से बिलोंग करते हैं और पार्टी बिलोंग से इसलिए बिलोंग करते हैं कि पार्टी ने उसे खुद बनाती है। और जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उस पार्टी के विशेष रूप से ही काम, उसी के रिगार्डिंग ही काम करते हैं, उसी के हित में ही काम करते हैं। वो पार्टी की कोई भी ऐसा फैसला नहीं होता जिसके वो विपरीत जाएंगे, क्योंकि पार्टी के रूप से आते हैं, पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। ठीक वैसे ही जब हमारे राहुल गांधी, जो हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर जो गुजरात में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सूरत हाईकोर्ट के द्वारा जो भी फैसला दिया गया, वहाँ से जो फैसला आया कि उनकी सदस्यता को लेकर जो मोदी सर नेम के ऊपर बोले थे कि ऐसा टिप्पणी करने से आपकी सदस्यता को रद्द किया जाए, आपको 2 साल की सजा होगी। क्योंकि जब किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एमएलए हो या एमपी हो, अगर उनके ऊपर कोई भी फैसला अगर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, उसको सजा मतलब दे दिया जाता है, तो उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए एक हमारा एमपी एमएलए कोर्ट भी हुआ करता है। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, लोकसभा का अगर मेंबर है तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और विधानसभा के तो विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं। ये दोनों लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी मेंबर के ऊपर सजा उसको मिलती है, उसको दोषी पाया जाता है, तो उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब हमारा कोई भी संवैधानिक संस्था हो, मैं संवैधानिक संस्थाओं का खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, जो भी फैसला दिया है उसने अच्छा ही दिया होगा, लेकिन हर फैसले को, हर तथ्य को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया है जिसके द्वारा जांच परख किया जाता है। क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि एक ऐसा कोर्ट का निर्माण कराया गया है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, तब आगे अपील कर सकते हैं। ऐसे हमारे संवैधानिक संस्थाओं को बनाया गया है। किसी प्रकार से भी आप मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किसी ने फोर्स कर दिया कि नहीं हम आप पे फोर्स कर रहा है, तो उसने फैसला सुना दिया, अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट पर भी हमारे साथ सुनवाई नहीं, हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारा अधिकार समाप्त हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसके द्वारा जो भी अधिकार दिया जाता है, जो भी आपको न्याय मिलता है, उसको लेकर आपको अपने आप को सेटिस्फाइड करना होता है। लेकिन बात यहाँ पे होता है कि जब हमारे लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जनप्रतिनिधित्व करते हैं पूरे देश की, तो फिर क्यों एक व्यक्ति किसी के इशारे पे किसी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है? अगर सदस्यता रद्द करने में कोई गलती नहीं किया है तो क्या एक प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं, कि आपने जितनी कार्यप्रणाली, जितने एक्टिविटी आपने दिखा रहा है कि सदस्य की सदस्यता को खत्म करने के लिए, अगर इतना ही एक्टिविटी इलेक्शन कमीशन ने दिखाया होता, जिसके ऊपर भी किसी भी प्रकार के एफआईआर दर्ज है या किसी के ऊपर केस पेंडिंग चल रहा है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी इलेक्शन में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या विधान परिषद हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं जिनके ऊपर केस चल रही है, अभी उनको दोषी करार नहीं दिया गया है कोर्ट के द्वारा, फिर भी वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन को ध्यान नहीं आता है कि क्यों हम उसको ऐसे व्यक्ति को मेथी कर रहे हैं, नॉमिनेट करने के लिए उसको ऑफर दे रहे हैं जो अपना चुनाव लड़ रहा है? बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है, इनके ऊपर केस था लेकिन उसने चुनाव लड़ गए, चुनाव जीत भी गए। चुनाव जीतने के बाद भी उनके ऊपर जब कोर्ट से फैसला आते हैं कि नहीं ये गलत है, दोषी है, तो उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। इसमें 2 चीज़ होती है। पहला कि हमारा आम जनता की पैसा भी खर्च हो गया, जो उसने वोटिंग किया था उसका भी वैल्यू खत्म हो गया। अगर हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, उसको वोटिंग करते हैं और जीत जाते हैं, मेजोरिटी के साथ आ जाते हैं, बाद में उसको पता चलता है कि नहीं ये दोषी है, तो उसमें 2 सिचुएशन हो गया। पहले क्या कि अपनी जनता के साथ धोखा भी हो गया जिसको उसने चुना हुआ था। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर ला दिया जिसको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो जिसको जीतना ही नहीं चाहिए, चुनाव में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, फिर भी उसने उसको मौका दे दिया। और जब लोकसभा अध्यक्ष हो या कोई राज्यपाल भी हो, जब इन लोगों के ऊपर जब सवाल आता है कि इनके जो काम के वर्किंग के लेकर, तो बहुत ही हास्यास्पद होता है, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक संस्था है, इन लोगों के ऊपर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आते हैं।
मैं कर्नाटक चुनाव के बारे में बताना चाहूँगा। कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ था कि राज्यपाल महोदय जी ने जो पार्टी मेजोरिटी के साथ आई थी, बहुमत उसके पास था, मेजोरिटी था, उसको उसने सरकार बनाने के लिए समय नहीं दिया, और जिसके पास मेजोरिटी नहीं थी उसको उसने दे दिया। ऐसे में क्या हुआ कि उन लोगों ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा उन लोगों को। बाद में फैसला भी आया, बाद में हार मानना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय जी जो गलती किए थे सबको दिखाई दिया। क्या ऐसे पार्टी विशेष के रूप में काम कीजिएगा आप लोग तो आप लोग के ऊपर सवाल खड़ा होगा। ऐसे हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी खतरा है। जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी जी का, मोदी जी हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार में 40 लोक संसदीय क्षेत्र है, और 40 MP आते हैं बिहार से। उसमें से आपको 39 MP मिले थे, बिहार से जीते थे बीजेपी गवर्नमेंट ने। फिर भी बिहार के जो MP होते हैं उन लोगों को वैसे ही आप लोग गृह मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय आप देते नहीं हैं। आप क्या करते हो, खाद्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय सौंप देते हो, और बाद में बिहार पर ही सवाल खड़ा करते हो। मालूम है क्यों? आप लोगों को लगता है कि बिहार एक कृषि के लिए ही जाना जाए, और कृषि के लिए इसलिए नहीं जाना जाता है बिहार ना, क्योंकि वहाँ पर हर साल बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से हमारे बिहार पर की जो भी फसलें होती है खराब हो जाती है, और बहुत से लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं बाढ़ के कारण भी। क्योंकि हमारा नेपाल से बॉर्डर लगता है, और नेपाल के पास जितनी भी नदियाँ जो आती है सब कोसी जो बोला जाता है, कोसी है, गंडक है, वो हमारे बिहार से होकर निकलती है, और बिहार में बहुत तबाही मचाती है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा फसल खराब हो जाता है। एक ऐसी मतलब भूमि हमारे पास बचती है जिस पे हम लोग को अपने आप को जीवन यापन के लिए डिपेंड भी रहना पड़ता है और निवास भी करना पड़ता है। और उसके साथ में ये जंगल भी है वहाँ पे, इसलिए कुछ एरिया जो है फॉरेस्ट विभाग के पास चला जाता है, कुछ रिवर के जो गंडक परियोजना है, गंगा परियोजना है, इनके पास चला जाता है। कुछ खास एरिया बचता है जिसमें हम लोग को खेती किसानी करना पड़ता है। इसके बावजूद बिहार में कोई उद्योग धंधे के बात तो होगा नहीं। बिहार में जब भी चुनाव आने से पहले हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद की बात की जाती है, हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जब कानून एक है तो कोई भी स्टेट हो वहाँ पर किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव